हाँ, तो कक्षा 12 के एग्रीकल्चर बायोलॉजी के बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केचुए के बारे में। मैंने केचुए की बिल्कुल सीधी संरचना बनाई है। किताब के अंदर इसको थोड़ा सा घुमाव दे करके दे रखा है, और या आप इंटरनेट से भी डायग्राम देखोगे तो उसमें थोड़ा सा घुमाव आपको मिलेगा। घुमाव की बजाय हमने एक बिल्कुल सीधा डायग्राम बनाया है, बिल्कुल सीधा केचुआ आपको दिखाया है, और इसको हम समझते हैं अच्छी तरह से। आज हम करते हैं केचुए की बाह्य संरचना, केचुए की बाह्य संरचना। बिल्कुल सिंपल है और आपको पूरी की पूरी याद हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको केचुआ दिखाता हूं। देखो, ये केचुआ है। इस केचुए को ध्यान से देख लो। इसमें आपको आगे अर्धचंद्राकार इसका मुख दिखाई दे रहा है, जो बाहर की ओर लटका हुआ है। मांसल प्रवर्ध है, जो बाहर की ओर लटका हुआ है। इस लटके हुए भाग को प्रोस्टोमियम कहते हैं, और जिसके अंदर पहले खंड के अंदर जो ये लगा हुआ है, इस पहले खंड को परितुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? परितुंड। ठीक है। इसके बाद में एक दूसरा डायग्राम आप देखो। ये देखो दूसरा डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है, आपको तीन खंड आपस में मिले हुए और एक मोटी परत बनाए हुए आपको दिख रहे हैं, और जहाँ पर जब मैथुन क्रिया होती है तो दो केचुए आपस में जुड़े हुए हैं। ये भाग क्लाइटेलम है, और इसी पर कोकून का निर्माण होता है, और कोकून से अंडे की रक्षा होती है। ये 14, 15 और 16 नंबर खंड होते हैं केचुए के। ठीक है। अब हम केचुए को पढ़ते हैं। देखो आगे। तो देखो बच्चों, ये जो खंडों की संख्या है ये कितनी होती है? केचुए में 100 से 120 खंड होते हैं। 120 खंड। नंबर एक बात ये आपकी होगी, इस बात को तुम ध्यान में रखो कि 100 से 120 खंड केचुए के अंदर होते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात आप ध्यान में रखो। और इसकी जो लंबाई है, जो केचुआ है उसकी जो लंबाई है, लंबाई वो प्यारे बच्चों कितनी होती है? 150 mm तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 150 mm। और इसकी जो ये जो चौड़ाई है, ये कितनी हो सकती है? चौड़ाई जो है ये प्यारे बच्चों याद रखो 3 से 5 mm आपको मिल सकती है। इतनी बात समझ में आ गई कि लंबा 150 मिलीमीटर का हो सकता है, और इसकी जो मोटाई है वो 3 से 5 मिलीमीटर हो सकती है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, नंबर 1 लगा करके मैं सारे पॉइंट इसके क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। नंबर 1, पहली बात हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहला जो खंड है, पहला खंड, पहला खंड, इसमें आपको ये पहला खंड है, ये देखो ये पहला खंड है, ये दूसरा खंड है, ये तीसरा खंड है। पहले खंड में अर्धचंद्राकार, पहला खंड जिसमें अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार चंद्राकार संरचना आपको दिखाई दे रही है। अर्धचंद्राकार संरचना। अब अर्धचंद्राकार संरचना कहाँ है? ये देखो, ये आधा चांद है, ये देखो ये आधा चांद है। अर्धचंद्राकार संरचना आपको दिखाई देगी। संरचना होती है जिसे मुख कहते हैं, मुख कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको? मुख कहते हैं। अर्धचंद्राकार जो ये है, ये मुख है इसका, ठीक है। मुख कहते हैं जो मांसल परवर्ध है। क्या है? मांसल परवर्ध। इसका मतलब क्या है? मांसल का मतलब है मांसपेशियों का बना हुआ है। जैसे आपकी ये मांसपेशियां हैं आपके हाथ में, ये मांसपेशियां हैं, ठीक है। ये हाथ है मेरा, ये सारी मांसपेशियां हैं, ये मांसल है। मांसपेशियों से जो बना हुआ हो वो मांसल होता है, ठीक है। मांसल है। परवर्ध का मतलब होता है कोई चीज़ अगर बाहर कोई लटकी हुई हो, ठीक है, वो लटकी हुई कोई चीज़ है वो परवर्ध है, जिसे मुख कहते हैं। जो मांसल परवर्ध बाहर की ओर लटका हुआ होता है, बाहर की ओर लटका हुआ। क्या है बच्चा? लटका हुआ है। बाहर की ओर जो लटका हुआ है उसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। लटका हुआ होता है, इसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोस्टोमियम कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ये जो भाग है ये प्रोस्टोमियम है। ये जो भाग है ये प्रोस्टोमियम है। अब प्रोस्टोमियम जिसमें धसा हुआ है, जहाँ पर ये लगा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? परितुंड। इसको क्या कहेंगे? परितुंड कहेंगे इसको, ठीक है। जैसे जैसे बात आएगी वैसे वैसे इनके नाम लिखते जाएंगे। प्रोस्टोमियम कहते हैं। और पहले खंड में यह धसा हुआ होता है, यह धसा हुआ होता है जिसे परितुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? परितुंड कहते हैं। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको याद हो गई होगी कि इसको परितुंड कहते हैं। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब यानी यहाँ ये जो भाग है, ये पहला जो भाग है, इसी के अंदर मुख है और पहले भाग को ही क्या कहते हैं? परितुंड कहते हैं इस भाग को, ठीक है। और इसके अंदर ये अर्धचंद्राकार ये संरचना है जिसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। ये हो गया। अब इसके आगे देखो, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझने की जरूरत है इसको, ठीक है। ध्यान से समझने की जरूरत है। ज़्यादा जल्दी करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप आराम से देखो। अब पहले खंड की बात हो गई। अब मैं यहाँ से चलता हूँ 5, 6, 7, 8, 9 खंडों में। 5 से 6वें खंड यानी स्टेप बाय स्टेप चलो अपने। 5 से 6वें खंड और 6वें से 7वें खंड 2 हो गए, और 7वें से 8वें खंड और 8वें से 9वें खंड। बच्चों कितने खंड मैंने बताया आपको? 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो 1, 2, 3, यानी इन दोनों के बीच में 5 और 6 के बीच में 6 और 7 के, और 7 और 8 के बीच में 4 हो गए। 4 खंडों पर क्या होता है? शुक्रदानी होती है। खंड पर शुक्रदानी पाई जाती है। शुक्रदानी पाई
जाती है, पाई जाती है। यह शुक्रदानी क्या काम करती है प्यारे बच्चों? शुक्रदानी में शुक्र जो है यानी शुक्राणु जो है वो एकत्रित रहता है। शुक्रदानी है और शुक्रदानी में क्या होता है? शुक्राणु एकत्रित रहता है, एकत्रित रहता है। कितनी बात हमारे समझ में आ गई होगी? 4 जोड़ी शुक्रदानी है। कितनी जोड़ी? 4 जोड़ी। नाम लिख देता हूं मैं, ये देखो शुक्रदानियां, शुक्रदानियां कितनी है बच्चा? 4 जोड़ी, 4 जोड़ी है शुक्रदानी। ठीक है, अब 2 बात हो गई। अब इसके बाद में अगली बात देखो, अगली बात देखो। इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप करो इसको। अब ये 4 जोड़ियों में शुक्रदानियां हो गई। अब हम आगे चलते हैं। 14, 15 और 16 नंबर देखो बच्चों। 14, 15 व 16 ये तीनों खंड आपस में जुड़े होते हैं, आपस में मिलकर, मतलब जुड़े तो सारे ही खंड हैं, मिलकर एक मोटी परत का निर्माण करते हैं, परत बनाते हैं। ये लिख दो, परत बनाते हैं। इस परत को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? बनाते हैं। इसको कलाईटेलम कहते हैं, कलाईटेलम, कलाईटेलम। ठीक है, इसको कलाईटेलम कहते हैं। अब बच्चों समझो इसको, अब इसको समझो कलाईटेलम क्या है वो समझो। देखो बच्चों, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये कलाईटेलम है। क्या है? कलाईटेलम। आपको डायग्राम दिखाता हूं मैं पहले। ये चित्र देखो। अब इसमें मोटी ऊपर निकली हुई जो संरचना आपको दिख रही है ना, मोटी पट्टी जो आपको दिख रही है, इसको कलाईटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कलाईटेलम। कलाईटेलम क्या करती है? अंडों की रक्षा करती है, अंडों की रक्षा करती है और इसी में कोकून बनता है। तो इसका नाम मैं लिख देता हूं कलाईटेलम, कलाईटेलम है। ठीक है, ये कलाईटेलम है। कलाईटेलम को अगर उल्टा करके देखें तो इसी पर 14 नंबर जो खंड है, 14 नंबर जो खंड है, मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, जैसे ये 14 नंबर हो गया, ये 15 और ये 16, ये 13 हो गया। ठीक है, 14 नंबर खंड पर मादा जनन छिद्र होता है, कलाईटेलम कहते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न आ गया, कलाईटेलम के कार्य लिखो। कलाईटेलम के कार्य, कलाईटेलम के कार्य। अब प्यारे बच्चों, कलाईटेलम का कार्य क्या है? नंबर 1, अंडों की सुरक्षा करना, अंडों की रक्षा करना व कोकून निर्माण करना। नंबर 2, कोकून निर्माण। ये आप लिखोगे। एग्जाम में पूछा आपसे कलाईटेलम के कार्य बताइए, तो आप क्या लिखोगे? अंडों की सुरक्षा करना या रक्षा करना और कोकून निर्माण करना। ये 2 हो गया। ठीक है, अब जब कोई दूसरा केचुआ इसके पास आएगा तो वो इसी जगह जुड़ेगा। ठीक है, इसी जगह जुड़ेगा और कलाईटेलम के अंदर वो चला जाएगा। कलाईटेलम के अंदर मतलब क्या है कि यहाँ पर
ग्रंथियां हैं, क्लाइटेलम के ऊपर ग्रंथियां पाई जाती है यहाँ पर। उन ग्रंथियों से रस निकलता है, रस ग्रंथियां हैं वो, रस ग्रंथियां, रस ग्रंथियां हैं। ये रस ग्रंथियां क्या काम करती है बच्चों? रस बनाती है, रस का निर्माण करती है, रस का निर्माण। ठीक है, इसी रस से कोकून का निर्माण होता है जो अंडों की सुरक्षा करता है। जैसे ही एक कोकून तैयार हो गया, अब एक कोकून को तैयार होने में कितना समय लगता है? 8 से 10 या 12 सप्ताह लगते हैं। ठीक है, उन सप्ताहों में जैसे ही कोकून तैयार होगा, ये कोकून यहाँ से निकल जाएगा बाहर। ये सूक जो है ना, ये सारे के सारे ये सूक हैं। सूक का मतलब क्या है कि ये सारे इसको चढ़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, देखो आगे, क्लाइटेलम के कार्य अंडों की रक्षा करना व कोकून निर्माण करना। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा आगे देखो आप, इतना आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखो, ये मैं मिटाता हूं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज इसकी क्लियर कर लेंगे अभी। ठीक है, 14, 15 और 16 ये तीनों खंड आपस में मिलकर एक मोटी परत बनाते हैं, इसको क्लाइटेलम कहते हैं। आपने ये सीख लिया, देख लिया। 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र होता है, मादा जनन छिद्र। ये बात आपको याद रखनी है, मादा जनन छिद्र होता है। तो इसका नाम मैं लिख देता हूं उधर। ये 14 नंबर है और इस 14 नंबर पर ये क्या है? मादा जनन छिद्र, मादा जनन छिद्र। आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र है। अब इसके बाद देखो आगे 17, 18 और 19, इन 3 खंडों में 17वें और 19वें खंड पर क्या पाई जाती है? जनन अंकुरण। मैं थोड़ा साफ कर देता हूं बोर्ड को, जल्दी करता हूं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, आराम से आपको पूरा ये याद करवा दूंगा। परीक्षा में आप बिल्कुल नहीं भूलोगे और जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे यदि आप एग्ज़ाम में करके आओगे तो कोई आपके नंबर नहीं काट सकता है, आपके नंबर पूरे आएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, जनन अंकुरण छिद्र होते हैं 17वें खंड पर और 19वें खंड पर जनन अंकुरण छिद्र होते हैं। कैसे होते हैं? एक जोड़ी 17वें खंड पर, 17वें खंड पर व दूसरी जोड़ी 19वें खंड पर होती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो एक जोड़ी 17वां खंड है। अब मैं यहां बनाता हूं, देखो ये 17वां खंड है, ये 18वां खंड है और ये 19वां खंड है, ये 19वां खंड है। अब इस पर एक जोड़ी तो यहां पर है, एक जोड़ी यहां पर है और ये बीच में 18वां जो खंड है, 18 नंबर जो खंड है, यहां पर क्या है? नर जनन छिद्र है। लिख देता हूं मैं इनके नाम। ये तो है अंकुरण, जनन अंकुरण है और ये है नर जनन छिद्र। अब बच्चों ये क्या काम करता है? जनन अंकुरण छिद्र क्या काम करता है? ये चूसक का कार्य करता है, चूसक का कार्य। चूसक का कार्य कैसे? ये 18वां खंड
18वां खंड यहाँ आकर के जुड़ेगा। जब मैथुन क्रिया होगी तो ये 18वां खंड, जो 18 नंबर खंड है, वो इसके ऊपर आके फिट हो जाएगा। 18वां खंड मतलब मादा जनन छिद्र पर नर जनन छिद्र आकर के फिट हो जाएगा, और ये दोनों चूसक जो हैं यहाँ पर जुड़ जाएंगे और इधर जुड़ जाएंगे। इसको क्या कर लेंगे, बिल्कुल क्या कर लेंगे, लॉक कर देंगे इसको यहाँ पर। ठीक है। अब मादा अगर आगे के भाग से या पीछे के भाग से हिल रही है, डुल रही है, तो मैथुन क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसानी से जितने शुक्रदानी में शुक्राणु एकत्रित है, इकट्ठा है, वो पूरा का पूरा मादा जनन छिद्र के अंदर उड़ेल दिया जाता है। ठीक है। जिससे क्या होगा, ये मादा जनन छिद्र से अंडे बनेंगे, और अंडे युक्त लेयर पूरी की पूरी किस में रहेगी, कोकून में रहेगी, और ये कोकून पूरा तैयार होने के बाद में यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तो ये इतना तुम्हारे समझ में आ गया। अब लास्ट बात देखो इसकी, एग्जाम में आ जाए कि जनन अंकुरण क्या आ जाए, जनन अंकुरण क्या काम करते हैं, तो मैथुन के समय चूसक का कार्य करता है। क्या काम करता है, मैथुन के समय चूसक का कार्य करता है। ठीक है। यानी प्रत्येक जनन अंकुरण में पहले के समान एक छिछला व चिपचिपा गर्त होता है, जो मैथुन के समय चूसक का कार्य करता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसकी लास्ट बात देखो, लास्ट बात देखो इस टॉपिक की। लास्ट बात क्या है बच्चों, लास्ट बात ये है कि अंतिम जो खंड होते हैं, अंतिम खंड उनके अंदर क्या होता है, गुदा छिद्र होता है। अंतिम खंडों में क्या होता है, गुदा छिद्र होता है, जिससे ये क्या करता है, मल त्यागता है। ठीक है। तो देखो लास्ट बात क्या है, ये जो हिस्सा है यहाँ का, ये हिस्सा ये है गुदा द्वार। अंतिम हिस्से को, अंतिम खंड को गुदाखंड कहते हैं प्यारे बच्चों। गुदाखंड क्यों कहते हैं गुदाखंड, क्योंकि यहाँ से ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ का त्याग करता है। गुदाखंड कहते हैं जिससे ये क्या करेगा बताओ, जिससे ये अपशिष्ट पदार्थ या आप क्या लिख सकते हो, अपशिष्ट पदार्थ लिख सकते हो, और या खाई हुई मृदा का पाचन करके क्या करता है, मल त्याग करता है। ठीक है बच्चों, अंतिम खंड को गुदाखंड कहते हैं, जिससे ये अपशिष्ट पदार्थ या खाई हुई मृदा का पाचन करके मल त्याग करता है। ठीक है। अब ये जो मल त्याग है, इसके अंदर क्या है बच्चों, वर्मी कंपोस्ट खाद है। लिख देता हूं मैं, वर्मी कास्टिंग्स मतलब वर्मी कंपोस्ट खाद है ये। ठीक है, जो खेतों में काम आती है, और इसी खाद के लिए
केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब ये पूरी की पूरी है केचुए की बाह्य संरचना, ठीक है। अब ये मृदा खाता कैसे है, उसका पाचन कैसे करता है, वो हम अभी देखेंगे अगले टॉपिक में।